शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चल, तो दोस्तों, आज आप लोगों से किस पर चर्चा होगी? समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय। हमने आप लोगों को समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में पेड बैच वाले भी ध्यान से समझे और जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से समझे। आप लोगों का समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय पर नया बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैच, एक फ्रेश बैच। जो भी एडमिशन लेना चाहता है वह ले भी सकता है। तो आज से हम आप लोगों को इमाइल दोरखे में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों से यह बता देता हूं कि मैंने यूनिट फर्स्ट, ठीक है, आपका मैं बात कर रहा हूं समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर में। यूनिट फर्स्ट। तो यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन, इस टॉपिक को मैंने एंड कर दिया। ठीक है, इस टॉपिक को मैंने एंड कर दिया। इसमें अभी समाजशास्त्र के उद्भव में जो बौद्धिक कारक है, उस बौद्धिक कारक पे मुझे एक क्लासेस और लेना है। बौद्धिक कारक पर एक क्लासेस और लेना है। ठीक है, तो उस क्लासेस का पार्ट 1 आ गया है। जो नहीं देखे हैं वह देख लें। पार्ट 2 मैं बहुत जल्द दे रहा हूं। ठीक, हमने फिर समाजशास्त्र का अन्य विषयों से संबंध, अन्य विषयों से संबंध, इस टॉपिक को पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को समझाया भी, जैसे समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपका बेकायदे क्लासेस है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगे। समाजशास्त्र के आप क्लासेस देख सकते हैं। यहां पर मैंने बेकायदे समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के संबंधों पर आप लोगों से परिचर्चा की। तो यह निकल के आया कि समाजशास्त्र ने खुद एक यूनिट दे दिया, राजनीति एवं समाज। आप लोगों को एक अलग यूनिट में जानना होगा कि राजनीति एवं समाज है क्या। आखिरकार राजनीति हमारे समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है। हम आज वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रह रहे हैं, तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र हमारे समाज को विकसित करने में क्या योगदान दे रहा है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा क्या है, नागरिक समाज क्या है, नागरिक समाज आखिरकार हमारे समाज में किस प्रकार का चेंजिंग ला रहा है। इन सभी प्रक्रियाओं को हम लोग जानेंगे। फिर यहीं पे हम लोग जान रहे थे समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध। तो वहां पर भी आपके यूपीएससी ने एक यूनिट डेवलप किया, कार्य एवं आर्थिकी जीवन। दोस्तों, आज हमारे दिनचर्या में अर्थ न हो तो हमारी दिनचर्या चल ही नहीं सकती है। अधिशेष का आज जो उत्पादन हुआ है, हम एक भंडार बना के रखते हैं कि हम आपातकाल में भी हम कम से कम अन्न ग्रहण कर सके। तो हम लोग इस यूनिट को भी अलग से पढ़ेंगे, राइट। तो ऐसे करके ये टॉपिक आपका पूरा समाप्त हो गया, ये भी समाप्त है। इसमें पार्ट 2 बहुत जल्द दे रहा हूं। फिर एक टॉपिक था समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध।
और मैंने इस टॉपिक को भी समाप्त कर दिया। ठीक, दोनों में अंतर है, फिर भी एक रॉ मटेरियल कच्चे माल की आपूर्ति सामान्य बोध समाजशास्त्र के लिए करता है। भाई समाजशास्त्र को कुछ विषय तो चाहिए, सामान्य बोध देता है। तो इन सब चीजों में डिटेल में चर्चा हो गई। अब एक टॉपिक है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। आप लोगों को बहुत जल्द इस पर क्लासेस दूंगा। ये विषय क्षेत्र इसलिए कि थोड़ा थिंकर को पढ़ा दूंगा। थिंकर को देखिए, मैं एक तकनीकी रूप से चल रहा हूं, तकनीकी तहत। विषय क्षेत्र को इसलिए रोका हूं क्योंकि थिंकर आपके समाप्त हो जाएंगे तो आपको यह विषय क्षेत्र ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका यह टॉपिक भी वेट करिए। ये भी टॉपिक पार्ट 2 इस चीज का, बस ये आपका कुछ ही दिन में आ जाएगा। ठीक है, वेट। बाकी यूनिट फर्स्ट के सारे लेक्चर आपको उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ये टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक, ये लेक्चर आपके उपलब्ध है, सभी लोग देख लीजिए। तो समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर का यूनिट फर्स्ट समाप्त। लगातार आपको 1 या 2 प्रश्न मिल जाते हैं, और यहां से जो यूपीएससी में होता है ना, क्वेश्चन नंबर यूनिट एक हो, मतलब कि एक भाग क होता है, भाग ख होता है। तो जैसे मान लीजिए यूनिट 1 रहा, तो यूनिट 1 में आपके 4 प्रश्न रहते हैं और 4 प्रश्न यूनिट 2 में। सभी प्रश्न के भाग रहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट कंपलसरी होता है, इधर से क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहां से एक प्रश्न आपको मिल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद मैंने यूनिट सेकंड और थर्ड को कुछ समय के लिए स्टॉप किया। यूनिट सेकंड और थर्ड को कुछ समय के लिए स्टॉप किया, क्योंकि अब हमको आवश्यकता थी थिंकर को जान ले, क्योंकि यूनिट सेकंड थर्ड में बार बार थिंकर आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। थिंकर पहले जानना जरूरी है। तो आपके थिंकर की चर्चा समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर में यूनिट 4 में की गई है। 4 कुल 6 थिंकर है। कार्ल मार्क्स है, वेबर है, मीड है, दुर्खिम जो कि आज स्टार्ट हो जाएंगे, दुर्खिम साहब, मर्टन और पार्सन्स। ये 6 थिंकर आपके यूपीएससी ने सिलेबस में दिया है। इन थिंकरों से यूपीएससी में लगभग 3 से 4 प्रश्न आ जाते हैं। 4 से प्रश्न आपको मिल जाते हैं, 4 से 5। अब हमने आप लोगों को कार्ल मार्क्स स्टार्ट किया। कार्ल मार्क्स का हम लोगों ने जैसे कार्ल मार्क्स मैंने स्टार्ट किया, तो कार्ल मार्क्स में हम लोगों ने पूरे इनके जीवन परिचय को पहले जाना, ऐतिहासिक भौतिकवाद को जाना, अलगाववाद को जाना, उत्पादन की विधा को जाना, सामाजिक स्तरीकरण को जाना कार्ल मार्क्स के अनुसार। इसमें अब आपका एक टॉपिक शेष रह गया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इस टॉपिक को मैं
पहले आपको थोड़ा हीगल पढ़ा दूंगा, देन उसी में मर्ज करके इस टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, हीगल को पढ़ाने के बाद, ठीक है। बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, कार्य को बहुत सिस्टमेटिक रूप देना है, ठीक है। तो जीवन परिचय बहुत अत्यंत जरूरी था जानना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया और आप लोग क्लियर भी हो गए। ऐतिहासिक भौतिकवाद बहुत अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया, पूरे इतिहास में बताया कि कैसे भौतिक जो है डेवलप होता रहा। जो आपके प्रारंभिक स्तर से, जैसे आपको मैंने बताया कि मनुष्य इस पृथ्वी पर आया, उसके पास क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन वह जो रोटी कपड़ा मकान मतलब कि इन सब में विजय प्राप्त की, तब जाकर वह शुरू किया। फिर धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के चक्कर में समाज का निर्माण हुआ, अपने वास्तविक पुत्रों में संपत्ति का हस्तांतरण के लिए परिवार का जन्म हुआ। तो पूरे लेक्चर में है, आप लोग देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अलगाववाद आप लोगों को बताया कि एक मनुष्य सामाजिक एवं मानसिक रूप से किस प्रकार अलग थलग महसूस करता है, तो ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उत्पादन की विधा को जाना, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया, सामाजिक स्तरीकरण को बताया, ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी काल मार्क्स आपके समाप्त हो गए, राइट, डोंट वरी, बिल्कुल निश्चिंत होकर चीजें चलिए। फिर उसके बाद मैंने क्या स्टार्ट किया, मैक्स वेबर। तो वेबर में हम लोगों ने क्या जाना, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, वेबर ने क्या कहा, सामाजिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया है, और जिसमें कुल 4 प्रकार भी देखा। सामाजिक क्रिया बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया, अर्थपूर्ण होना चाहिए, किसी अन्य की ओर दिशा निर्देशित होना चाहिए। इसमें 4 क्रियाएं देखने को मिली थी। एक आपका लक्ष्य उन्मुख, मूल्य उन्मुख, परंपरागत, भावनात्मक। सॉरी, अब ये आपका पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा रिवीजन ऐसे कर देते हैं, फिर एक बार मैं बहुत अच्छे तरीके से पूरे थिंकर को 5 घंटे में पूरा रिवीजन करा दूंगा, तो चिंता ही मत करिए, ये टॉपिक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने पद्धति को जाना, समाजशास्त्र की पद्धति। वेबर ने कुल 4 पद्धति बताए, बहुत अक्सर प्रश्न पूछता है पद्धति, जिसमें उन्होंने वर्स्टेहेन को बताया, आदर्श प्रारूप को बताया, कारण बहुलवाद को बताया, मूल्य तटस्थता को बताया, तटस्थता बहुत इंपॉर्टेंट था। इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से लगातार प्रश्न आते हैं, लगातार प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर उपलब्ध भी है, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। जैसे वेबर का मानना था कि भाई विज्ञान की अपनी पद्धति है, समाजशास्त्र अलग है, विज्ञान की विषय वस्तु अलग है। तो जिस प्रकार विज्ञान अपने पद्धति डेवलप किया, वैसे समाजशास्त्र, फिर उन्होंने वर्स्टेहेन, आदर्श प्रारूप, कारण बहुलवाद, मूल्य तटस्थता, इन सब का, ठीक है। फिर उसके बाद जानते हैं वेबर के जीवन परिचय को हमने बताया था एक वीडियोस में, तो वहां जाना कि उनके पिताजी क्या थे, एक अधिकारी थे, और उनकी माता एक धार्मिक महिला थी, कैल्विनवादी धर्म के। तो वहां से माता पिता के कारण इनके 2 विचार डेवलप होते हैं, माता पिता के। तो हम लोगों ने एक अधिकारी तंत्र, क्योंकि उनके पिता अधिकारी थे, और
इस अधिकारी तंत्र में उन्होंने आदर्श प्रारूप का प्रयोग भी किया, आदर्श प्रारूप पद्धति का, राइट। एक स्थूल रेखा चित्र उन्होंने खींचा, देन पूरे फीचर को बताया। आपको मैंने डिटेल में बताया कि एक अधिक्रम होता है, प्रत्येक निचला क्रम अपने ठीक ऊपर वाले से आदेश प्राप्त करता है। ये सब चीजों को बहुत अच्छे से उल्लेख किया, अधिकारी तंत्र। फिर उसके बाद उनकी माता जो थी धार्मिक थी, तो उसके कारण एक उन्होंने पुस्तक लिखी थी, प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना। बहुत अच्छे तरीके से यहां पर इन्होंने, और इसमें इन्होंने सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें इन्होंने ये चारों पद्धति का प्रयोग किया, ये चारों पद्धति का इसमें प्रयोग किया, प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना में वेबर साहब ने चारों पद्धति का प्रयोग किया। प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वेबर ने देखा कि आखिरकार यूरोप में जो पूंजीवाद है वो कैसे ग्रोथ किया। एशिया में भी वो संसाधन मौजूद थे, भौतिक संसाधन, और यूरोप में भी उपलब्ध थे, लेकिन फिर अचानक आखिरकार यूरोप डेवलप हुआ और एशिया पीछे रहा। भाई संसाधन तो उपलब्ध दोनों के पास थे, नेचुरल रिसोर्सेज हो, प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय, सब चीजें उपलब्ध था। तो उन्होंने कारण को जाना, तो उनको लगा कि यार धर्म, प्रोटेस्टेंट, अक्सर जो सफल व्यापारी थे प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के थे, तो फिर उन्होंने पूरा स्थूल रेखा चित्र खींचा, आदर्श प्रारूप। तो ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया हूँ, देख लीजिएगा, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। अधिकारी तंत्र। फिर एक टॉपिक मैंने लिया, स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण। इसमें उन्होंने कार्ल मार्क्स के विचारों का खंडन किया। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो स्तरीकरण है केवल आर्थिक कारण के कारण है ना, केवल आर्थिक क्रिया है जो समाज को दो भागों में डिवाइड कर देता है। वेबर ने कहा कि नहीं ठीक है, मैं मान रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकमात्र कारण नहीं है, बेवकूफ बना रहे हो, एकमात्र कारण होगा। तो उन्होंने एक त्रिपक्षीय सिद्धांत दिया, आपका एग्जाम में पूछ लेता है प्रश्न, ठीक। सामाजिक स्तरीकरण ना पूछ के हो सकता है, एग्जामिनर बहुत चालाक है, त्रिपक्षीय सिद्धांत करके पूछ लेता है, ठीक है। तो आप इस चीज के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो त्रिपक्षीय सिद्धांत, जिसमें उन्होंने स्तरीकरण के लिए तीन कारक को माना, एक आर्थिकी अर्थात की वर्ग विभाजन, दूसरा आपका परिस्थिति, और तीसरा शक्ति, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें जाना। फिर एक वेबर की थी शक्ति एवं सत्ता का सिद्धांत, ठीक है, एक टॉपिक शक्ति एवं सत्ता का सिद्धांत। तो शक्ति की डेफिनेशन मैंने बताया, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह के प्रतिरोध के बाद भी यदि इच्छाओं का क्रियान्वयन हो जाए तो वह शक्ति कहलाता है, और शक्ति का वैधानिक रूप सत्ता कहलाता है, बहुत डिटेल में बताया। और तीन प्रकार की सत्ता थी, एक आपका परंपरागत सत्ता, एक आपका करिश्माई सत्ता, और एक आपका वैधानिक सत्ता, या इसको कह दे तार्किक विधिक सत्ता, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोगों ने डिटेल में जाना, ठीक है। तो ये वेबर जो है कंप्लीट आपका टॉपिक हो गया, ठीक है, कंप्लीट। तो यहां से आप लोगों का प्रश्न पूछता है, देखिए आज बेकायदे मैं बता दे रहा हूं, है ना, बड़े ध्यान से चीजों को समझिए, धैर्यता के साथ चलिए, बहुत रफ्तार भी जरूरी नहीं है, प्रेम के भावना से देखो, एंजॉय आना चाहिए, पढ़ाई का मतलब आनंद है ना, जब तक आनंद नहीं आता है तब तक चीजें हल नहीं होती है। तो ये पूरा आपको मैंने बता दिया क्या क्या अब तक हम लोगों ने पढ़ाई की, ठीक है। ये मैं अपने नए बैच के स्टूडेंट को भी बता दे रहा हूँ कि ये चीजें हो चुकी है, और आप एडमिशन लेंगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी, साथ में प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, और आपको मॉडल उत्तर भी मिलेंगे। मॉडल उत्तर के अलग क्लासेस हैं,
तो आप लोग संस्था के कांटेक्ट नंबर जो है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तक मैंने पूरा आपको खाका रख दिया, ये मेरा नंबर है, ठीक है, 8004020005। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या होगी, बिल्कुल, ये यहां तक अब हम लोगों ने पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। यहां तक कोई समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं। जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हैं, कोई प्रश्न हो आपका, कोई क्वेश्चन हो, तो आप बेकायदे बिना किसी भी हिचकिचाहट के, और जो फ्री वाले भी हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, आप प्रश्न करेंगे, हम बताएंगे, क्योंकि हमारा कार्य है बताना, ठीक है। तो चलिए, ये सब टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। वेबर पे मैंने कल टेस्ट भी लिया, और सिर्फ कुछ लोगों ने लिखा, और जो नहीं लिखा उनके ऊपर बहुत जल्द ही सख्त कार्रवाई होगी, और आपको बताया जाएगा कि आप कहां पर पहुंचे हैं। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इमाइल दुर्खिम, कोई इमाइल दुर्खिम को जानता है? कभी कोई नाम सुना है? इमाइल दुर्खिम, कोई नाम सुना है? किसी ने सुना हो? है ना। तो दुर्खिम जो साहब थे, वो क्या थे? वो एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे, ठीक है। कौन से समाजशास्त्री थे? फ्रांसीसी। कैसे समाजशास्त्री थे? तो दुर्खिम साहब आपके एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। इनका जो जन्म हुआ, क्या हुआ कि 1858 में, आप 1857 की क्रांति याद रखिए, तो उसी के जस्ट एक साल बाद इनका जन्म होता है। और 1917 में ब्रोल्शेविक क्रांति होती है, तो 1917 में इनकी मृत्यु होती है। कब? 1917 में। तो ये एक कैसे समाजशास्त्री थे? फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। जन्म 1858 ईस्वी में और मृत्यु 1917 ईस्वी में। धर्म के आधार पर ये जो थे वो यहूदी थे। देखिए, पृष्ठभूमि जानना अत्यंत आवश्यक होता है किसी भी विद्वान को समझने के लिए, क्योंकि उसके पृष्ठभूमि से उसकी विचारधाराएं डेवलप होती है, विकसित होती है, तो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो धर्म के आधार पर यह एक क्या थे? यहूदी थे। वे फ्रांस के एपिनल नामक स्थान पर जन्म लिया, ठीक है। मतलब कि देखिए, दुर्खिम साहब क्या थे? एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। बार बार एकदम रट लीजिए। जन्म 1858 में, अर्थात कि भारत में उसके एक साल पहले 1857 की क्रांति होती, और 1858 में भारत में ताज का शासन आता है। तो 1858 ताज का शासन रख लीजिए। तो जन्म 1858 में, मृत्यु 1917 में। रसिया में ब्रोल्शेविक क्रांति होती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो मृत्यु इनका 1917 में हुआ। अब ये नहीं कि ब्रोल्शेविक क्रांति भी नोट कर लो, 1857 की क्रांति भी, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बस जानते रहिए। धर्म के आधार पर ये एक क्या थे? यहूदी धर्म के थे, ठीक है, यहूदी। वे फ्रांस के किस नामक स्थान पर? एपिनल नामक स्थान पर जन्मे थे। कहां पर? एपिनल। अब ये जो एपिनल क्षेत्र था, ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर ये जो यहूदी थे वो क्या थे? बहुसंख्यक थे, बहुसंख्यक थे, ठीक है। क्या थे? बहुसंख्यक थे। और यहूदी जो हैं
हमेशा यहूदी हमेशा एक स्थान पर, यहूदी हमेशा एक स्थान पर, ठीक है, यहूदी हमेशा क्या करते हैं, एक स्थान पर समूह बनाकर रहते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। तो ये सब चीजें आप लोगों को मैं बताता चल रहा हूं, बस ध्यान से नोट करते हुए चलिए। वे फ्रांस के कहां पर, एपिनल नामक स्थान पर जन्मे। यहूदी क्या थे, बहुसंख्यक थे, कहां पर, एपिनल नामक क्षेत्र में, ठीक है। और यहूदी हमेशा एक स्थान पर क्या थे, अब समूह में, ठीक है, मतलब कि ये जो रहते थे, मतलब कि ये एक घनिष्ठ समूह, ठीक है। तो यहूदी हमेशा हमेशा से एक घनिष्ठ रहे हैं, ठीक है। ये कर लीजिए, हमेशा से एक घनिष्ठ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि जहां यहूदी बहुसंख्यक है जिस स्थान पर, एपिनल नामक स्थान पर, तो उनमें एक संबंध अच्छे होंगे, घनिष्ठता होगी। तो यहूदी हमेशा एक घनिष्ठ रहे हैं, ठीक है। अतः दुर्खिम भी, जो दुर्खिम साहब थे, अतः दुर्खिम भी अपने समुदाय के साथ, अपने समुदाय के साथ घनिष्ठ तौर पर क्या रहे, संबंधित रहे हैं। इसके कारण एपिनल, इसके कारण एपिनल भी फ्रांस का, फ्रांस के सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी क्षेत्रों में से एक था। राष्ट्रवाद में एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, और इस एपिनल नामक स्थान पर जो रह रहे यहूदी धर्म के लोग जो बहुसंख्यक थे, वो आपस में बड़े घनिष्ठ थे। तो और दुर्खिम भी, अब अपने समुदाय से भाई जब पूरे लोग घनिष्ठ तौर पर संबंधित है, दुर्खिम भी अपने समुदाय के साथ घनिष्ठ तौर पर संबंधित रहे। और ये एपिनल आपका किस देश में था, फ्रांस में था, और एपिनल में एक इमोशनल अटैचमेंट अपने देश के प्रति भी अच्छा था। तो ये एक फ्रांस का सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी क्षेत्रों में से क्या था, एक था। अपने समूह के साथ घनिष्ठ तौर पर, अपने समूह के साथ घनिष्ठ तौर पर, ठीक है, अपने समूह के साथ घनिष्ठ, इसको लिख लीजिए, अपने समूह के साथ अत्यधिक घनिष्ठ होने के कारण दुर्खिम ने हमेशा, दुर्खिम ने हमेशा व्यक्ति विशेष की तुलना में, व्यक्ति विशेष की तुलना में
किसको प्राथमिकता दी? समूह को प्राथमिकता दी। मतलब कि उनके अनुसार, किसके अनुसार? दुर्खिम के अनुसार। उनके अनुसार व्यक्ति विशेष की तुलना में समाज ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो दुर्खिम भी अपने समुदाय के साथ घनिष्ठ तौर पर संबंधित रहे, क्योंकि वो जो एपिनल नामक स्थान था जहां पर दुर्खिम साहब जन्म लिए, वहां पर यहूदी धर्म के लोग क्या थे? बहुसंख्यक थे, और इनका अपने समूह से बड़ा इमोशनल अटैचमेंट था। ये लोग समूह में रहते थे, और दुर्खिम भी अपने समुदाय के साथ घनिष्ठ तौर पर संबंधित रहे। इसके कारण अब एपिनल फ्रांस में है। जिस फ्रांस में है, तो फ्रांस के लिए एक राष्ट्रवादी क्षेत्र में से एक था, जहां अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ए वतन जाने जा जाने मन, है ना, जलवा। तो कुछ यहां पर भी ऐसे ही जलवा था। अपने समूह के साथ अत्यधिक घनिष्ठ होने के कारण दुर्खिम ने हमेशा व्यक्ति विशेष की तुलना में समूह को प्राथमिकता दी। मैंने बताया कि किसी भी थिंकर का जो थॉट है वह डेवलप होता है उसके पृष्ठभूमि के कारण। तो अब एपिनल में समूह में रह रहे थे, तो अब मान लीजिए कि इस समूह में कोई एक व्यक्ति नियमों को तोड़ता है, तो नियम तोड़ने वाले की अपेक्षा उस समूह को प्राथमिकता दी जाएगी, और जो सजा निर्धारित है उसको दी जाएगी ना। तो यहां पर अपने समूह के साथ दुर्खिम ज्यादा घनिष्ठ थे, तो उसके कारण दुर्खिम ने हमेशा व्यक्ति विशेष की तुलना में किसको प्राथमिकता दी? समूह को प्राथमिकता दी। उनके अनुसार व्यक्ति विशेष की तुलना में समाज ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे देखिए, अब आप सोचिए, ये आपका एपिनल है, ठीक है, स्थान है, ये फ्रांस में है। अब यहां पर जो भी लोग हैं वह किस धर्म के हैं? यहूदी धर्म के लोग हैं। ठीक है, किस धर्म के लोग? यहूदी धर्म। ठीक है, किस धर्म के लोग? यहूदी। और इस एपिनल स्थान पर ये जो यहूदी थे वो क्या थे? बहुसंख्यक थे। ये आपस में बड़े घनिष्ठ संबंध, मतलब कि ये जो यहूदी बहुसंख्यक थे ये आपस में बड़े घनिष्ठ एक इनका जुड़ाव था, घनिष्ठता। अब यहां पे ये दुर्खिम साहब है। अब दुर्खिम भी इसी में रह रहे हैं, तो इनका भी आपस में घनिष्ठता होगी। अब इसी कारण दुर्खिम के विचार डेवलप हुए। अब उनका मानना है कि भाई व्यक्ति विशेष की तुलना में, मतलब कि ये जो व्यक्ति है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कौन इंपॉर्टेंट है?
ये एपिनल समाज इंपॉर्टेंट है, ये समूह इंपॉर्टेंट है, ये पूरा समूह इंपॉर्टेंट है। न कि ये। ठीक है, तो व्यक्ति विशेष की तुलना में दुर्खिम साहब ने किसको श्रेष्ठ माना? समाज को इसी कारण श्रेष्ठ माना। ठीक है, अब यहां तक कोई दिक्कत? सभी लोग समझ गए? यहां तक कोई परेशानी नहीं? आगे चला जाए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही मैंने बना दिया। ठीक है, चल अब 1870 में क्या हुआ? 1870 क्या हुआ? फ्रांस तथा किसके? जर्मनी के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ? जर्मनी ने फ्रांस को पराजित कर दिया। अब एपिनल पर किसका कब्जा हो गया? एपिनल पर जर्मनी का कब्जा हो गया। एपिनल पर किसका कब्जा हो गया? जर्मनी का। एपिनल पर जर्मनी का कब्जा हो गया। अब इसमें एपिनल में कौन रह रहे हैं? यहूदी लोग। तो यहूदियों को क्या हुआ? यहूदियों को एपिनल से निष्कासित कर दिया। निष्कासित कर दिया। अब उन्हें जब निष्कासित कर दिया तो कैसा जीवन बिताना पड़ेगा? शरणार्थियों वाला जीवन बिताना पड़ेगा। जीवन व्यतीत करना पड़ा। इसका भी प्रभाव दुर्खिम पर देखा गया। इसका भी प्रभाव दुर्खिम पर देखा गया। अब आप ही सोचो कि जैसे मान लो कि ये अफगानिस्तान है, इस पर तालिबान ने आक्रमण किया। अब यहां पर रहने वाले लोगों को क्या होगा? स्थान छोड़ना पड़ेगा। अब यहीं पे मान लो कि कोई थिंकर टाइप का व्यक्ति है, बड़ा दार्शनिक टाइप का व्यक्ति है, तो वहां पर वो देखेगा कि किस प्रकार अत्याचार कर रहे हो। ठीक है, कब्जा करो, लेकिन मारपीट क्यों कर रहे हो? लड़कियों के साथ रेप कर रहे हो, छेड़खानी मचा रहे हो, और फिर उसके बाद बोलोगे कि मैं तुम्हें सही दिशा में लेके जाऊंगा, तुम्हारा विकास करूंगा, शांति का मैं परिचायक हूं। किस बात की शांति का परिचय? तो मतलब कि कुछ ऐसा ही हुआ यहां पर, ऐसा ही कुछ हुआ। क्या हुआ कि फ्रांस तथा
जर्मनी के बीच 1870 में युद्ध हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया। अब जब फ्रांस हार गया, पराजित हो गया, तो जो एपिनल स्थान था, भाई जर्मनी के एक राष्ट्रवादी क्षेत्रों में से एक क्षेत्र था जहां से राष्ट्रवाद की विचारधाराएं उमड़ कर आती थी, मर मिटने की कस्में खाई जाती थी, अय वतन के कसम खाए जाते थे। अब जर्मनी ने कर लिया कब्जा। अब एपिनल में कौन रह रहे थे? यहूदी धर्म के लोग। इन यहूदियों को एपिनल से निष्कासित कर दिया गया, भगा दिया गया, भाग जाओ। अब ये शरणार्थी बन गए और उसका जीवन यापन करने लगे। इसका प्रभाव किस पर देखने को मिला? दुर्खिम पर देखने को मिला। ठीक है, चूंकि दुर्खिम ने हमेशा से हमेशा से व्यक्ति चूंकि दुर्खिम ने हमेशा से व्यक्ति विशेष की तुलना में किसको प्राथमिकता दी? की तुलना में समाज को क्या दिया? प्राथमिकता दी। समाज को प्राथमिकता दी। तो समाजशास्त्र में उनके द्वारा उपयोग किए गए उपागम को क्या कहा गया? उपागम को सामाजिक यथार्थवाद कहा गया। सामाजिक यथार्थवाद कहा गया। दुर्खिम के अनुसार समाज एक यथार्थपरक वास्तविकता है। अर्थात समाज का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। स्वतंत्र अस्तित्व होता है एवं यह सदस्यों पर आश्रित, ठीक है, एवं यह सदस्यों पर आश्रित नहीं होते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा, समझते हैं। तो चूंकि दुर्खिम हमेशा, अभी मैंने बताया कि व्यक्ति विशेष की तुलना में वो समाज को श्रेष्ठ मानते थे, तो चूंकि दुर्खिम ने हमेशा से व्यक्ति विशेष की तुलना में किसको प्राथमिकता दी? समाज को, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि ही इसी प्रकार चली आ रही थी। तो उनके लिए व्यक्ति से ज्यादा वो समूह इंपॉर्टेंट था, उस समूह का मत इंपॉर्टेंट था, है ना। समाजशास्त्र में उनके द्वारा उपयोग किए गए उपागम को इसी कारण क्या कहा गया? सामाजिक यथार्थवाद।
अर्थात कि दुर्खिम के अनुसार समाज एक क्या है, यथार्थ परक वास्तविकता है। अर्थात समाज का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, समाज का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है एवं यह सदस्यों पर आश्रित नहीं है कि यह उन सदस्यों पर आश्रित है। ऐसा किनका कहना है? दुर्खिम साहब का कहना है। यद्यपि वो मानते हैं, ठीक है मैं मान रहा हूं, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, विवाद उत्पन्न हो जाएगा कि भाई सदस्य ही नहीं रहेंगे तो समाज कोई औचित्य ही नहीं। ये कहते हैं दुर्खिम साहब, दुर्खिम कहते हैं कि समाज का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है एवं यह सदस्यों पर आश्रित नहीं होता है। यद्यपि आगे क्या कहते हैं, यद्यपि समाज का निर्माण, यद्यपि समाज का निर्माण सदस्यों के मेल से ही होता है, ठीक है, सदस्यों के मेल से ही होता है। समाज के सदस्यों के, समाज जो है वह सदस्यों के, समाज सदस्यों के कुल योग से कहीं ज्यादा वृहद वास्तविकता है, ठीक है। मतलब कि जैसा दुर्खिम साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि समाज का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वह किसी सदस्यों पर निर्भर नहीं है। लेकिन माना भाई सदस्य से ही तो समाज का निर्माण हो रहा है, तो समाज का निर्माण मान रहा हूं सदस्यों के मेल से ही होता है, लेकिन समाज सदस्यों के कुल योग से, मतलब कि वो जो सदस्य वहां पर रह रहे हैं, मतलब कि ये क्या है, समाज है, ये समाज है। अब यहां पे सदस्य हैं, ठीक है मैं मान रहा हूं कि समाज का निर्माण इन सदस्यों के मेल से हुआ, लेकिन दुर्खिम का कहना है कि समाज ये सदस्यों का जो कुल योग है, आप कुल योग को जोड़ लो, उनसे भी ज्यादा वृहद वास्तविकता ये समाज है। ये ऐसा किनका कहना है? दुर्खिम साहब का कहना है, ठीक है। क्या कहना है दुर्खिम साहब का? कि कुल योग से कहीं ज्यादा वृहद वास्तविकता है। अब सदस्य जन्म लेते हैं, और फिर क्या होते हैं? मृत्यु को प्राप्त करते हैं। परंतु समाज निरंतर उपस्थित रहता है। निरंतर क्या रहता है? उपस्थित रहता है। आप लोग देखें, समाज निरंतर उपस्थित रहता है कि नहीं? आप ही देखें, तो सदस्य जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, परंतु समाज आपका क्या रहता है? निरंतर उपस्थित रहता है। अतः समाज पर सदस्य आश्रित होते हैं।
समाज पर सदस्य आश्रित होते हैं, न कि सदस्यों पर समाज। अतः समाज पर सदस्य आश्रित होते हैं, न कि सदस्यों पर कौन? समाज। दुर्खिम बहुत अच्छी बात कहते हैं, ठीक है। अभी और आगे से अच्छे से बताता हूं। और अब जैसे मान लो ये समाज है, ठीक है। अब दुर्खिम ने कहा कि देखिए, पहली चीज तो उन्होंने कहा समाज का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है, राइट। उन्होंने कहा कि समाज का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यद्यपि उन्होंने माना कि समाज सदस्यों के कुल मतलब कि समाज का जो निर्माण है सदस्यों के मेल से होता है, ये सदस्यों के मेल। अब ये मेल जो है कुल योग बना, कुल योग बना भी लो, लेकिन इसकी जो वास्तविकता है वह इस कुल योग से कहीं ज्यादा वृहद वास्तविकता है। कौन? ये आपका समाज, ठीक है, इन कुल योग से। अब आप देखो, ये सदस्य समाज में जन्म लिया, फिर उसके बाद एक समय बाद मृत्यु को प्राप्त करेगा कि नहीं? मरेगा, मृत्यु होगी। जो यहां पर आया है वो सब ऊपर जाएंगे। हमारे देखिए दादा बाबा सब चले गए, सिर्फ यादें रह गई। तो क्या हुआ कि जो जन्म लेगा वो मृत्यु को प्राप्त करेगा और नए सदस्य का आगमन भी होगा। अब कल का मेरी शादी होती है, ईश्वर की कृपा होगी तो बच्चे भी होंगे, तो क्या, तो मतलब कि जन्म हुआ, मृत्यु को प्राप्त किया, नए सदस्य का आगमन भी हुआ। अब परंतु समाज आपका कहीं हटा क्या? निरंतर उपस्थित है। आप खुद अपने इलाके का क्या करिए? परीक्षण करिए। आप ही के इलाके में कई जन्म लेते हैं, मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं, नए सदस्य का आगमन भी होता है, समाज निरंतर उपस्थित रहता है। अतः समाज पर सदस्य आश्रित है, इस समाज पर ये सदस्य आश्रित है, न कि सदस्यों पर समाज आश्रित है, राइट। यहां पर कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब दुर्खिम आगे बहुत बड़ी बात कहते हैं। दुर्खिम के अनुसार ये जो व्यक्ति होता है ना, आइए लिख लेते हैं, क्योंकि उसको स्वतंत्र छोड़ देंगे। आप ही सोचिए, किसी को स्वतंत्र छोड़ दे तो क्या करेगा? अपने हितों की पूर्ति ही तो करेगा। अभी एक मैं डीएम बन गया या आप डीएम बन गए, मैं क्या, आप डीएम बन गए, आपको कह दिया जाए कि आप स्वतंत्र हैं, तो आप अपने परिवार को ही देखेंगे ना, अपने हितों की पूर्ति करेंगे। तो यहां पर दुर्खिम ने बड़ी अच्छी बात कही। अब उन बातों को हम जानते हैं, ठीक। दुर्खिम के अनुसार यदि व्यक्ति विशेष, ठीक है, यदि व्यक्ति विशेष को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वे मात्र अपने हितों की पूर्ति करेंगे। क्या करेंगे? हितों की पूर्ति करेंगे।
एवं समाज को क्या करेंगे, एवं समाज को क्षति पहुंचाएंगे। क्या करेंगे, क्षति पहुंचाएंगे। पहुंचाएंगे कि नहीं, पहुंचाएंगे। एवं समाज को क्या करेंगे, क्षति पहुंचाएंगे। अतः मनुष्य के व्यवहारों को, अतः मनुष्य के व्यवहारों को सामाजिक मानदंडों द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो दुर्कहेम के अनुसार यदि व्यक्ति विशेष को हम क्या कर दें, स्वतंत्र छोड़ दें, अगर जैसे उन्होंने कहा कि व्यक्ति विशेष की तुलना में समाज श्रेष्ठ है, मान लो कि हम व्यक्ति को अहमियत दे दें और स्वतंत्र छोड़ दें, मानदंड जो था, नियंत्रण मानदंड करते थे, उससे उसको स्वतंत्र कर दिए, छोड़ दिए, तो वो क्या काम करेगा, सिर्फ अपने हितों की पूर्ति करेगा ना। उसको क्या लेना देना समाज के हित से, क्योंकि वो स्वतंत्र हो गया है, उस पर तो कोई कार्रवाई तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि स्वतंत्र है। तो वे मात्र अपने हितों की पूर्ति करेंगे एवं समाज को क्या करेंगे, क्षति पहुंचाएंगे। गरीब, निसहाय, दबे कुचले इन लोगों को क्या किया जाएगा, क्षति पहुंचाया जाएगा, उनकी जमीनों को लूट लिया जाएगा, उनको बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर दिया जाएगा, अलग थलग कर दिया जाएगा, उनके अंदर सापेक्ष वंचन का भाव जन्म कर दी जाएगी। तो मनुष्य के व्यवहारों को सामाजिक मानदंडों द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, ऐसा दुर्कहेम का मानना है। दुर्कहेम एक प्रकार्यवादी भी थे और प्रत्यक्षवादी भी थे। इसको जानने के लिए अगले वीडियोस का इंतजार करिए। अब वीडियोस जो है आपका पेड बैच के लिए मिलेगा और फिर उसके बाद मैं श्रम विभाजन टॉपिक दुर्कहेम का स्टार्ट करूंगा। ये आज मैंने मोटा मोटा जीवन परिचय जान लिया दुर्कहेम के, कि क्या इनकी जीवन परिचय है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो प्रश्न पूछ लेगा, कोई भी परेशानी होगी फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।